मुटकू चंद कौवा अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था। सेठ मुटकू चंद कौवा की बड़ी बेटी नानू बहुत ही सुंदर थी। एक दिन सेठ मुटकू चंद कौवा ने शंभू महाराज को अपने घर बुलवाया। महाराज, मेरी बड़ी बेटी नानू अब वो विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए मुझे अब उसके विवाह की चिंता हो रही है। आप आसपास के सभी गांवों के जमींदारों को खबर पहुंचा दीजिए। सेठ जी, आपकी पुत्री तो बहुत सुंदर है, उसके साथ विवाह के लिए तो कोई भी लड़का उत्सुक होगा। ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो महाराज, लेकिन मैं उसका विवाह उसी लड़के के साथ करूंगा जिसको वो सबसे ज्यादा पसंद करेगी। देखने के लिए आप लड़कों की फोटो मंगवा लीजिए। जी सेठ जी, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। मैं अभी सब लोगों से बोल देता हूँ। दूसरे दिन जब फोटो आती है तब नूना चिड़िया कहती है, देखो देखो, आपकी शादी के लिए फोटो आई है। देखो ना, दोनों ही बहुत सुंदर हैं। मुझे तो ये दोनों ही बहुत पसंद है दीदी। अगर ये दोनों तुझे इतने ही सुंदर लग रहे हैं तो तू अभी के अभी इनसे शादी कर ले, क्योंकि ये दोनों ही मुझे पसंद। देखो ना दीदी, ये जमींदार का बेटा तो कितना सुंदर है, देखो तो। हाँ, दिख रहा है, एकदम हरी मिर्च की तरह। और मैंने सुना है ये बोलते भी बहुत है। अच्छा दीदी, तो फिर ये देखो, महेंद्रगढ़ गांव के सेठ जी का बेटा, ये आपको जरूर पसंद आएगा। बोलो बोलो, बताओ ना। अरे बाप रे, ये कितना मोटा है, बिल्कुल कद्दू की तरह। मुझे सोचना पड़ेगा। ये क्या बात हुई दीदी, आपको कोई भी पसंद नहीं आया? नहीं, मेरे जैसा सुंदर अभी मुझे कोई नहीं मिला, इसलिए इन दोनों में से मुझे कोई पसंद। दूसरे दिन सेठ मुटकू चंद कौवा शंभू महाराज से कहते हैं, महाराज, मैं तो बहुत परेशान हूँ। दोनों ही लड़के मेरी बेटी को पसंद नहीं। उसका कहना है कि वो दोनों लड़के उसके जितने सुंदर और योग्य नहीं हैं। योग्य नहीं है? अब समझ आया मुझे आखिर परेशानी किस बात की। परेशानी? कैसी परेशानी? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। सेठ जी, आपकी बेटी बहुत समझदार हो गई है। अच्छा, अब मैं समझा। मेरी बेटी सच में बहुत समझदार हो गई है। कल सुबह जो सबसे पहले मेरे घर पर आएगा, मैं उसी से अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। दूसरे दिन सुबह सबसे पहले सेठ मुटकू चंद कौवा के घर पर एक भिखारी आया। तब सेठ मुटकू चंद कौवा की पत्नी कहती है, अजी सुनते हो, बाहर एक भिखारी आया है। अच्छा, उसे अंदर लेकर आओ। ठीक है, आती हूँ लेकर। फिर वो भिखारी सेठ मुटकू चंद कौवा के घर में आ जाता है। नमस्कार सेठ जी। सुनो भिखारी, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना। ये क्या बोल रहे हो आप सेठ जी? मैं तो एक भिखारी हूँ और आपकी बेटी मुझ जैसे भिखारी से कभी विवाह नहीं करना चाहेगी, क्योंकि वो तो एक सेठ की बेटी। इससे कुछ नहीं होता, ये विवाह तो होगा। अगर तुम्हारी कोई शर्त हो तो बता दो। मेरी तो बस एक ही शर्त है, मैं अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी को अपने घर ले जाऊंगा, कभी घर जमाई नहीं बनूंगा। जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर दूसरे ही दिन सेठ मुटकू चंद कौवा बबलू कबूतर और नानू चिड़िया की शादी करवा। हे मेरे भिखारी दामाद, आज से मेरी बेटी के सारे सुख और दुख की जिम्मेदारी तुम्हारी। बिल्कुल सेठ जी, मैं आपकी बेटी को सारी खुशियाँ देने के लिए हमेशा तैयार रहूं। बहुत अच्छा, तो तुम्हारी शर्त के हिसाब से तुम अभी ही यहाँ से निकलोगे, है ना? तो जाते समय खाना पीना या कुछ और चाहिए हो तो लेकर जा। हाँ जरूर सेठ जी। और वो दोनों थोड़ी ही देर बाद घर से निकल जाते हैं। अजी सुनते हो, पापा ने जो खाना और पानी दिया था वो तो सब खत्म हो गया। अब हम क्या खाएंगे? भीख मांगेंगे, कोई कुछ ना कुछ दे ही देगा, है ना? मैं भीख मांगूंगी। सेठ मुटकू चंद कौवा की बेटी भीख मांगेगी क्या? नानू, अब तुम एक भिखारी की पत्नी हो, भिखारन हो। मैं तो भीख मांगकर ही खाता हूँ।
हाँ हाँ ठीक है, समझ गई मैं। थोड़ा ही आगे चलने के बाद उनको एक बगीचा मिला। देखो ना, ये बगीचा कितना सुंदर है। ये किसका है, आपको पता है क्या? हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मुझे क्यों बुरा लगेगा, आप बताओ ना। ये उस जमींदार के बेटे का बगीचा है जिसको तुमने ये कहकर मना कर दिया था कि वो बहुत ज्यादा बोलता है। हे भगवान, मैंने उससे शादी कर ली होती तो ये बगीचा मेरा होता। हाँ ठीक है, अब चलो जल्दी चलो। और फिर थोड़ा ही आगे चलने के बाद उनको एक खेत दिखाई। अरे वाह, ये कितनी सुंदर फसल है। किसकी है, आपको पता है क्या? किसकी है ये जमीन? हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम्हें बुरा लग जाएगा, इसलिए तुम नहीं सुनो तो अच्छा। अरे नहीं लगेगा, आप बताओ ना किसकी है ये जमीन? ये जमीन महेंद्रगढ़ गांव के सेठ जी के बेटे की है, जिसको तुमने ये कहकर मना कर दिया था कि वो बहुत मोटा। क्या? अगर मैंने उससे शादी कर ली होती तो आज मुझे रोटी के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। अच्छा, तुम बार बार ऐसी बातें मत किया करो, ठीक है? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो वापस जा सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आपका घर आने में और कितना समय लगेगा? बस पहुंच ही गए। कुछ ही समय बाद वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। ये घर मेरा है और आज से ये घर तुम्हारा भी हुआ। अब घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना? हाँ, वो तो करना ही होगा क्योंकि मैं भूखी नहीं रह सकती। क्या तुम्हें मिठाई बनानी आती है? मैं मिठाई को बाजार में बेच आऊंगा, जिससे हमारा घर चल। नहीं नहीं, मुझे नहीं आती। अच्छा, तो तुम्हें मिट्टी से मटका बनाना आता है? मैं पास ही के खेत से मिट्टी ले आऊंगा, जिससे हमारा घर चल सके। नहीं नहीं, मुझे तो ये भी नहीं आता। मुझे तो कुछ भी नहीं आता। हाँ, अब मुझे सब समझ आ गया। ये सब काम तुम्हारे लिए नहीं है। मैं कल महेंद्रगढ़ गांव जाकर सेठ के बेटे के यहाँ तुम्हारे लिए दासी का काम ढूंढता हूँ। कम से कम वहाँ से 2 समय का खाना तो होगा। हाँ, सही कहा आपने। मुझे घर का काम अच्छे से आता है तो वो मैं कर लूंगी। वहाँ पर मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। दूसरे दिन नानू चिड़िया बबलू कबूतर के घर पर जाकर काम करने लगती है। तब बबलू कबूतर नानू चिड़िया के पास आकर कहता है, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारा पति तो भीख मांग कर खाता है। तुम मेरे साथ यहाँ रह जाओ, मैं तुम्हें महारानी की तरह रखूं। ये आप क्या बोल रहे हो? मेरे पति गरीब हैं, लेकिन मैं उनकी इज्जत करती हूँ और उनसे प्यार भी बहुत करती हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा अच्छी बातें ही सिखाई। ठीक है, अब तुम्हें अपना चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा भिखारी पति ही हूँ, महेंद्रगढ़ के गांव के सेठ का बेटा बबलू कबूतर, जिसे तुमने ये कहकर मना कर दिया था कि ये क्या बात हुई? मैं भिखारी बनके तुम्हारे घर आया था और तुम्हें विवाह करके अपने घर लाया। लेकिन मेरे पापा ने तो। डरो नहीं, डरो नहीं, ये सारी साजिश उनकी ही थी। वो तुम्हें ये समझाना चाहते थे कि रूप इंसान को जन्म से मिलता है, लेकिन कर्म जो है वो हमें हमारी जिंदगी से मिलता है। इसलिए किसी भी इंसान को उसके रूप से नहीं बल्कि उसके कर्म से पहचाना जाता है। मैं सब समझ गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब